मनोज सर, स्वागत है आपका। कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ। क्षमा करना, जो विमान था वो बहुत देर से थोड़ी देरी हुई। हम तो एक ही नाव पे सवार हैं, ये लोग हैं जिनसे आप गुजारिश कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। इनके धैर्य के लिए हमें इनका शुक्रिया अदा करना चाहिए। जी जी जी, आपका भी बहुत बहुत आभार और नमस्कार सभी को, प्रणाम। सफर कैसा रहा? सिर्फ ये नहीं, जीवन का भी। जीवन का सफ़र बहुत अच्छा रहा, ये सफ़र भी अच्छा रहा। जीवन का सफ़र मेरा मतलब जैसे सभी लोगों का सफ़र होता है, जैसे किसी भी क्षेत्र का कोई भी व्यक्ति हो, उसका सफ़र जैसा होता है वैसे ही उतार चढ़ाव जीवन में आते ही हैं। और वैसे मेरे भी जीवन में बहुत ही मध्यम वर्गीय कुटुंब से हूँ, परिवार से हूँ और वेदशास्त्र संपन्न परिवार से हूँ। मेरे पिताश्री जो थे वो संस्कृत एमए थे, मेरे जो पिताश्री के पिताश्री थे वो भी वेदशास्त्र संपन्न थे। तो ऐसे परिवार से आ रहा हूँ, इसलिए संस्कृत साहित्य, संस्कृत क्या कहते हैं, सीख है या वाङ्मय है, वो सभी का जो मुझे बचपन से जो गाय का दूध और माता की शिक्षा, पिता की शिक्षा जो भी मिली वो मेरे डीएनए में है और इसलिए इसी प्रकार से मेरी शिक्षा हुई। मैं मूलतः तो गुजराती हूँ, गुजरात का हूँ, पला बड़ा महाराष्ट्र में हूँ और वहीं पे ही मेरी शिक्षा हुई और वहाँ से ही चित्रकार बनना था, इसलिए चित्रकार बनना था मुझे। जे स्कूल ऑफ आर्ट में प्रवेश न मिलने के कारण वापस मैं मेरे गांव गया। एक साल मैंने कैसे वैसे मीठीबाई कॉलेज में निकाला आर्ट्स में, और उन दिनों अब एडमिशन बहुत सुविधाजनक परिस्थिति में रेशन कार्ड पे एडमिशन मिलता था कि ये पास में ही रहता है, तो इसे एडमिशन मिल गया। और फिर उसमें नाटक की रुचि भी लगी। नाटक की रुचि मुझे बचपन से भी थी, तो बचपन से ही नाट्य की रुचि थी, साहित्य की रुचि थी और कला के प्रति आकर्षण था। और चूंकि मेरे पिताजी जो थे वो नारदीय परंपरा के कीर्तनकार रहे हैं, और नारदीय परंपरा का कीर्तन यानी ये रहता है कि उसे वेद, शास्त्र, पुराण, महाभारत हो, रामायण हो, संत वाङ्मय है, सारे भारतीय संत वाङ्मय वो भी उनको आना चाहिए, उनको शास्त्रीय गायन भी आना चाहिए, उन्हें मतलब क्या बोलते हैं, एक पात्रीय अभिनय ही होता है वो। और जैसे रामायण, जैसे राम जन्मोत्सव होता है, कृष्ण जन्मोत्सव होता है, या जब सारे जितने भी हनुमान जयंती होती है, तो 15-15 दिन तक लगातार मंदिरों में कीर्तन चलते थे। वो कीर्तनों को देख के, और वो कीर्तन यानी केवल भजन नहीं, तो वो पहला हाफ और दूसरा हाफ उसे नारदीय परंपरा का कीर्तन करते हैं। आप पत्रकार हैं, वो भी परंपरा नारद की ही है, तो वो नारद की परंपरा है जी। और वो नारद की परंपरा यानी लड़ाना नहीं, नारद की परंपरा यानी समाज में जो भी दुख है, जो भी मनुष्य या पृथ्वी लोक में जो भी दुख है, उस दुख को देवलोक तक पहुंचाना और उसका निराकरण करना। तो ये परंपरा जो है वो नारद की परंपरा है। तो नारदीय परंपरा के भक्ति सूत्र है, नवधा भक्ति सूत्र है, नारद का भक्ति सूत्र है। उस भक्ति सूत्र के अनुसार वो नारदीय परंपरा का कीर्तन महाराष्ट्र में होता है। अब हूँ गुजराती, मेरे पिताजी गुजराती, लेकिन महाराष्ट्र में बड़े हुए, मराठी सीखे, मराठी परंपरा का, नारदीय परंपरा का कीर्तन किया, और नारदीय परंपरा का कीर्तन और गुजराती का कीर्तन का एकमात्र दुआ थे मेरे पिताश्री। तो वो कीर्तन देखते देखते, मतलब कि आपको गायन आता है, आपको अभिनय आता है, आप वाचस्पति हैं, आपकी वाक्पटुता है, आपको प्रसंगावधान है, आप मतलब सब कहते हैं ना, नवरसों पर आधिपत्य है, ऐसा सब कुछ। और महाराष्ट्र के बहुत ही अद्भुत कीर्तनकारों को सुनने का मुझे मौका मिला। और इसलिए जैसे गुजरात में एक धार्मिक लाल पंड्या हैं, उनकी आख्यान परंपरा है, तो वो परंपरा भी कीर्तन की ही परंपरा है। यहाँ गुजरात की परंपरा है, जो धार्मिक लाल पंड्या थे
माण भट्ट कहते थे उन्हें, वो माण पर बजाते थे और आख्यान कहते थे, लेकिन उसमें सारा सब कुछ आता था। तो मुझे लगता है कि वो बचपन से देखते देखते मेरे अंदर वो कब आया वो मुझे नहीं पता। आज जब पीछे मुड़ के देखता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि आज मेरे वाणी में, मेरी शुद्धता में और अभ्यास करने की जो क्षमता है या साहित्य की रुचि है, वो सब कुछ मुझे मेरे परिवार के द्वारा ही मुझे मिला है, मुझे मेरे डीएनए में मिला है। और इसीलिए आज जो भी मैं हूँ वो उस परंपरा के कारण हूँ, उस संस्कृति के कारण हूँ। और इस प्रकार मैं फिर जब चित्रकार बनने गया तो चित्रकार भी 2 साल किया, फिर मैंने पब्लिकेशन डिज़ाइनिंग किया, फिर मैं कॉलेज में भी नहीं रुक पाया, पब्लिकेशन डिज़ाइनिंग करके 17-18 मैगजीनों में मैंने काम किया एज अ लेआउट आर्टिस्ट। उस समय पेज मेकिंग जो था वो कंप्यूटर भारत में नहीं आया था उतना, तो पेज मेकिंग मैन्युअली होता था। तो मैन्युअली मैं पेज डिज़ाइनिंग, असिस्टेंट आर्ट डायरेक्टर, मतलब कटिंग पेस्टिंग से शुरुआत करके सब कुछ किया मुझे। और फिर मेरा जुड़ाव जो है वो नाटकों से हुआ। फिर इंटर कॉलेजिएट कंपटीशन, इंटर स्टेट कंपटीशन करते 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 फिर मैं कब धारावाहिकों में आया और कब इसकी शुरुआत हुई। 1990 में मैंने सारे जॉब छोड़ दिए और सर्वस्वी मैंने मेरा जो भी है कर्म धर्म जो भी है वो अभिनय को ही समर्पित कर दिया और आज आपके सामने। तो क्या सर कभी आपको कीर्तन करने के दौरान ऐसा कभी कोई भावना आई कि मुझे स्टार बनना है, या फिर आपको नाटक के प्रति प्रेम था? क्योंकि कभी कभार होता है फेम की चाह रहती है कि ऐसा एक्टर बनने का कोई शौक नहीं होता। नहीं, एक्टर बनने का शौक तो नहीं था, लेकिन क्या था कि मेरे पिताश्री भी संस्कृत नाटकों में काम करते थे, भारतीय विद्या भवन में पढ़े वो, तो इसलिए नाटकों में रुचि थी। लेकिन उन्होंने मुझे कीर्तन भी सिखाया। ऐसा नहीं है कि जैसे लोग बैठे हैं तो वो मंदिर में कीर्तन भी करते थे और जो वर्तमान स्थिति थी उस स्थिति पर भी भाष्य करते थे, इतिहास पर भी भाष्य करते थे, तो सब कुछ सीखा, वो भी सिखाया मुझे। लेकिन बचपन से मुझे अभिनय में जो रुचि थी वो रुचि आगे चलकर चित्रकार बनते बनते या आर्ट डायरेक्टर बनते बनते मैंने डाइवर्जन किया। और मुझे लगा कि मैं अगर कैनवस पर वो जो पेंटिंग है और वो जो कलर्स हैं, वो भाव जो हैं वो वहाँ एक्सप्रेस करूँ, उससे अच्छा है कि मैं यहाँ अच्छे तरीके से, चाहे वो सिल्वर स्क्रीन हो, चाहे वो थिएटर रंगमंच हो, चाहे कहीं पर भी हो, वो मैं भाव अच्छी तरीके से प्रकट कर सकता हूँ। और मेरे कब यहाँ झुक गया वो मुझे भी नहीं पता चला और मैं अभिनेता हो गया। वैसे आपके किए बहुत सारे किरदार हैं जो हमें याद रहते हैं। हाल की बात यह भी, कुछ दिनों पहले ही मैं घर में बैठा भूल भुलैया देख रहा था। हाँ और मैं उस कैरेक्टर से अभी आपको बिल्कुल रिलेट कर पा रहा हूँ, क्योंकि आपका गेटअप भी वैसा ही है अभी ना। हाँ, वैसा ही है किरदार। और आप वही जब साधु संस्कृति संस्कार की बात कर रहे थे तो वो फ्लो मुझे वैसा ही मिल रहा था। और आप एक एग्रेशन में भी फन हो सकता है, वो हाँ, सर ने एग्जांपल आप बहुत अच्छे कहानीकार भी हैं। तो रंगमंचों से कहानीकार बनने का सफर और खुद को कैसे ऐसे वो नहीं, आपने कहानीकार, मैं लेखक तो नहीं हूँ, लेखक एक्सीडेंटली मैं बन गया क्योंकि कुछ नाटक मुझे रूपांतरित करने पड़े, इसलिए वो एक्सीडेंटली बना। बट मैं बहुत शुद्धता से कहूँ तो मैं अभिनेता ही हूँ। और स्टोरी टेलिंग जो है, जिसे मतलब कथाकार, तो वो कथाकार मेरे डीएनए में है। तो इसलिए मैं लेखक जो लिखता है उसको अच्छे तरीके से पेश करना, यही कलाकार का काम है, यही आर्टिस्ट का काम है, और वो ज़्यादा अच्छा है। कुछ नाटक मैंने लिखे 2-3, लेकिन वो मैंने रूपांतरित किए, मैंने ओरिजिनल नहीं लिखा। लेकिन लेखक वैसे प्रमुख तौर पे लेखक नहीं हूँ, हाँ ऐसे एक्सीडेंटली हूँ। सर हम गुजरात में बैठे हैं, आप गुजरात से हैं, हमारे कार्यक्रम का नाम है गौरवशाली गुजरात। तो गुजरात सेंट्रिक थोड़ा मैं जानना चाहूँगा ये कि गुजराती सिनेमा और गुजराती एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री जो है, इसको ग्लोबल तौर पर ले जाने के लिए जो अभी प्रयास किए जा रहे हैं वो कितने सार्थक हैं और आगे क्या किए जाने चाहिए? निश्चित रूप से गुजराती फिल्म इंडस्ट्री
बहुत ज़माने, बहुत पुरानी इंडस्ट्री है। और देखिए, हिंदी फिल्म के निर्माता भी काफ़ी सारे, बहुत सारे टेक्नीशियन कहो, निर्माता कहो, जब से ब्लैक एंड वाइट या बोलपट भी नहीं शुरू हुआ था, तब से गुजराती आदमी जो है, व्यापारी जो है या प्रोड्यूसर है, वो जुड़ा हुआ रहा है फिल्म इंडस्ट्री से। और आप देखेंगे कि गुजराती क्रिएटिव लोग भी ब्लैक एंड वाइट के ज़माने से, चाहे वो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री हो या गुजराती फिल्म इंडस्ट्री हो, उससे जुड़े हुए ही रहे हैं। अब मैं गुजराती फिल्मों की बात करूं तो गुजराती फिल्मों का एक सुवर्ण युग था। मतलब बहुत सारी अच्छी अच्छी फिल्में बनी हैं। गुजराती लोक साहित्य पे फिल्में बनती थी उस समय। और गुजराती लोक साहित्य जो है वो गुजरात की एक धरोहर है, बहुत ही समृद्ध धरोहर है। लोक साहित्य है, चाहे वो चारण संस्कृति है, चारण धरोहर है या गढ़वी धरोहर है, वो सारे सरस्वती पुत्र हैं। और वो धारा से फिल्में बनती थी उस समय। फिर एक युग आया जो केवी रीते जयेश नाम की एक फिल्म आई, उससे वो थोड़ा सा लोक साहित्य नहीं, लेकिन आज की स्थिति में आज की कहानियां लोगों को कैसे कहें, इसलिए अब कुछ लोग बोलते हैं ये अर्बन सिनेमा है और ये गांव का, ऐसा कुछ नहीं होता। सिनेमा सिनेमा होता है, या अच्छा होता है या बुरा होता है। तो वो सिनेमा जो केवी रीते जयेश से शुरुआत हुई, अच्छी अच्छी फिल्में बनी। और वो फिल्में, मैं बोलता हूँ कि जो गुजराती फिल्में थी, मैं भी बचपन में मेरी माता जी के साथ मैं जाता था, वो मुंबई में कभी गुजरात आया तो, अभी असरानी साहब नहीं रहे, असरानी साहब की भी एक हूँ अहमदाबादनो रिक्शावाड़ो बहुत प्रसिद्ध गीत था और बहुत ही सुपरहिट फिल्म थी वो। काफ़ी सारी सुपरहिट फिल्में दी हैं, उपेंद्र त्रिवेदी हो, नरेश कनोडिया जी हो, अरविंद पंड्या हो, अरविंद त्रिवेदी जी हो, अच्छे अच्छे राइटर जैसे बहुत सारी कहानियाँ लिखने वाले केशव राठौड़ जी हैं, क्राफ्ट उनको बहुत अच्छी आती थी। और आज भी मेरे मन में है कि वो जो पुरानी कहानियाँ थी, वो पुरानी कहानियों में से कुछ कहानियाँ आज भी ऐसी हैं जो आज भी रिमेक कर सकते हैं, इतनी समृद्ध कहानियाँ हैं वो। तो उसके बाद जो फिल्में बनने लगी, और कुछ समय हम लोग, मतलब मैं जब हमारे हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जब गुजरात के सीएम थे नरेंद्र मोदी जी, तब भी उनको चिंता थी कि ये फिल्म इंडस्ट्री कैसे दुरुस्त होगी, कैसे अच्छी बनेगी, क्योंकि वो एक सुवर्ण युग देखा था फिल्मों ने। और धीरे धीरे फिल्में भी है वो कहीं कहीं पर चलती थी, कुछ कुछ गाँवों में चलती थी। तो ऐसा नहीं है कि परंपरा बहुत अच्छी थी गुजराती फिल्मों की, लेकिन वो जब जूरी में थे तब उन्होंने सोचा था कि कैसे इसको बढ़ावा दिया जाए। तो आज मुझे कहने के लिए बहुत आनंद हो रहा है कि उस समय जो उन्होंने सोचा था, वो सोच उनके बाद, मतलब उनके दिल्ली जाने के बाद, वो प्रधानमंत्री बनने के बाद भी वो चीज़, जब माननीय आनंदीबेन पटेल जी मुख्यमंत्री थी, तो एक पॉलिसी आई। छोटी छोटी बात को बहुत गौर से देखते हैं। हाँ, वो पॉलिसी आई, जो पॉलिसी भारत में, मतलब मैं बहुत ही इसे बहुत स्वाभिमान के साथ और गर्व के साथ कहता हूं कि ऐसी समृद्ध पॉलिसी गुजराती फिल्म इंडस्ट्री की जो पॉलिसी है, बहुत कम राज्यों की ऐसी समृद्ध पॉलिसी है। मतलब उसमें 75 लाख से लेकर 10 लाख तक, 5 लाख तक सब्सिडी का प्रावधान है। और इस प्रकार से गुणवत्ता फिल्मों की कैसी बढ़े, इसके लिए उन्होंने सोचा। उसका फिर आनंदीबेन पटेल के जब मुख्यमंत्री जब थी, उनके समय में वो पॉलिसी बाहर आई। इसलिए मैं गुजरात सरकार का भी बहुत आभारी हूं। मैं तो उसका सर, क्योंकि आप ट्रांजिशन का जिक्र कर रहे हैं कि उस समय क्या था, फिर पीएम मोदी जब सीएम थे, फिर उसके बाद जब वो पीएम बने, फिर पॉलिसी मेकिंग में क्या चेंज आया। अगर मैं सिनेमा के पर्सपेक्टिव से देखूं, ना केवल बॉलीवुड, अलग अलग इंडस्ट्रीज़ की बात करें, गुजरात सिनेमा इंडस्ट्री की बात करें, तो देन सिनेमा क्या थी और अभी आप किस तरीके से देख रहे हैं? प्रोग्रेसिव आपको नज़र आ रही है, या फिर कंटेंट के फॉर्म में बात करें तो रिग्रेसिव आपको नज़र आ रही है? नहीं, बहुत प्रोग्रेसिव है। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ, आज
के दिन में जैसे एक फिल्म आई थी हेलारो, जो वुमन एम्पावरमेंट की हम बात कर रहे हैं, उस समय वो बात मतलब चाहे स्त्री शक्ति मातृशक्ति चाहे और इच्छा शक्ति उनकी दृढ़ हो तो क्या क्या कर सकती है, इसका चित्रण हेलारो में था। बहुत ही प्रसिद्ध हुई, उसको स्वर्ण चंद्रक भी प्राप्त हुआ, नेशनल अवार्ड मिला। अभिषेक शाह उसके मैंने डायरेक्टर देखी थे। है मूवी। उसके बाद हेलारो के बाद भी काफ़ी सारी फिल्में आई। वो चाल जीवी लई आई, कोकोनट फिल्म्स की थी। और उसके बाद आज भी एक लालो नाम की फिल्म है जिसकी प्रोडक्शन वैल्यू है 50 लाख रुपया। सारे नवोदित हैं, लेकिन 110 करोड़ का बिजनेस किया है वो फिल्म जो में। चल अभी रही है, अभी मतलब, हाँ, लेटेस्ट। वो उसको ट्रांसलेट भी किया गया। मुझसे कोई दिल्ली में बता रहा जी। था कि आप जाके उसको देखिए कि उसमें जी। बहुत सही तरीके से फिल्माया गया है, कैरेक्टर बिल्डिंग अच्छी है और बहुत सारी चीजें हैं उसमें। जी। और ये इसका भी जिक्र हो रहा था कि कम पैसे में भी आप इतनी अच्छी मूवी कैसे बना सकते हैं। कंटेंट अगर अच्छा है, सब्सटेंस अगर अच्छा है, और बात कितनी है कि हमारे मिट्टी की बात है। देखो, रीजनल फिल्म जो है, भारत जो है वो विविधता से एकता से भरा हुआ एक अपना बहुत ही मजबूत और सक्षम राष्ट्र है। संस्कृति का धागा एक है, मोती भले अलग अलग हो, लेकिन हमारी मिट्टी की जो कहानियां हैं, मतलब एक रिक्शा चालक एक फार्म हाउस में अटक जाता है और उसे वो कृष्ण के प्रभाव में और कृष्ण का जो अध्यात्म है उसमें कैसे जाता है। सीधी साधी, जैसे गाइड कैसी फिल्म थी, गाइड में भी अध्यात्म ही था वैसे देखा जाए तो उस समय जी। लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि ये लालो फिल्म के मेकर्स ने, सारे नए हैं, कोई भी प्रचलित कलाकार नहीं है। हमारे एक मित्र हैं विरल राज, उनकी बेटी है रीवा करके है, वो हीरोइन है उस, और वो लड़का भी नया है, डायरेक्टर भी नया है, राइटर भी नया है, लेकिन तत्व जो है वो भारतीय दर्शन है, भारतीय मूल का है और इसीलिए लोगों को भाती है और अलग तरीके की फिल्म बनाई है। और वो फिल्म जब 110 करोड़ का बिजनेस करती है तो ग्लोबलाइजेशन की जब बात की आपने, तो आज देखो, जा जा वसे एक गुजराती त्या त्या सदाकाल गुजरात। ओके, एक गुजराती जहां जाता है वहां गुजरात बसता है। हाँ। ओके, तो केवल दक्षिण और नॉर्थ और साउथ ध्रुव होगा, साउथ और उत्तर और दक्षिण ध्रुव होगा कि जहां गुजराती नहीं बसता होगा, पर गुजराती आज विश्व में सब जगह है। तो हिंदी फिल्म की तरह ही गुजराती फिल्म की सक्षमता इतनी है कि वो ग्लोबली भी सक्षम हो सकता है कि ग्लोबल भी, मतलब 7 समंदर पार भी गुजराती बसते हैं। तो वहां भी अगर ये फिल्में जाती हैं, अगर वो वहां फिल्में लगती हैं, तो उतना ही अच्छा बिजनेस, उतना ही भारतीय और मूलतः गुजराती संस्कृति का, गुजराती धरोहर का, भारतीय दर्शन और शास्त्र का, भारतीय मिट्टी का यदि कोई भी बात वहां जाती है तो वो निश्चित रूप से गुजरात, आज हिंदी फिल्में भी वहां जाती हैं। तो 2 सबसे ज्यादा मुख्यत्वे साउथ, पंजाबी नॉर्थ से हाँ। और गुजराती, ये 3, और महाराष्ट्र से भी कुछ कम्युनिटी। तो सर क्या जो एक बॉलीवुड सुप्रीमेसी थी कि बॉलीवुड भी हमारे देश का ही है, हाँ, हाँ, कोई निश्चित, अलग निश्चित। वो नहीं कर रहे, मैं लेकिन भी उसमें एक काम बॉलीवुड सुप्रीमेसी एक बोलते हैं कि बॉलीवुड सुप्रीमेसी है कि बॉलीवुड को ही ज़्यादा जानते हैं लोग। कितनी बार हम देखते हैं कि मूवी साउथ की होती है, गुजरात की होती है, पंजाब की होती है, उसका वर्जन बना दिया जाता है बॉलीवुड। जी, तो क्या वो सुप्रीमेसी अब लगता है कि थोड़ी सी शिफ्ट हुई है? ऐसा है, देखिए पहले भी फिल्में जो बनती थी ना, साउथ का रीमेक बनती थी हिंदी फिल्मों में। मुझे बॉलीवुड शब्द से थोड़ी परहेज है, इसलिए मैं हिंदी फिल्म बोलूंगा, चलेगा ना? हाँ, हाँ। हाँ। तो मैं ये बोल, ये ज्यादा उपयुक्त भी है। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि अभी ऐसा है कि इंग्लिश फिल्में जो थी, हॉलीवुड फिल्में, जब हिंदी में फ्रेम टू फ्रेम बनती थी, अरे ये फिल्म प्रपोजल्स बनते थे उस समय, सिंगल प्रोड्यूसर था। फिर साउथ के प्रोड्यूसर आए, फिर साउथ की भी एज इट इज रिमेक बनती थी। फिर वो गाड़ियाँ उड़ना, ये उड़ना, वो कमर्शियल फिल्में थी, लोगों को पसंद आती थी। कोरोना के बाद खिड़कियाँ खुल गई, विंडोज खुल गई, और विश्व में कौन कौन सा कंटेंट बन रहा है, क्या क्या बन रहा है, वो कंटेंट लोगों को देखने को भी मिला। और आज जो है
वो करवट बदल रहा है। हिंदी फिल्म में भी, क्योंकि एक स्क्रिप्ट के ऊपर मिनिमम 2.5 से 3 साल यदि काम नहीं होता तो वो कंटेंट आज की तारीख में मतलब उतना सुपीरियर नहीं हो सकता। सुपरफिशियल मतलब जल्दी जल्दी करने से Deep content। हाँ, उसको डीपली, चाहे आप साउथ की कोई भी फिल्म देख लीजिए, उसमें इतना डीप काम होता है, अद्भुत काम होता है। और कंटारा देखिए, कंटारा फिल्म का एक उदाहरण है, आरआर तुंबद है ना, वो कितना अद्भुत उदाहरण है कि वो भी छोटे से बजट पे बनाई थी, लेकिन इतना अद्भुत बिजनेस किया उसने। क्या चर्चा वो हुई उसकी। चर्चा में रही। वो मूल कंटेंट जो है वो हमारी मिट्टी का कंटेंट है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आज हिंदी फिल्म इंडस्ट्री भी के अंदर भी एक चिंतन का विषय है कि मौलिकता जो है कि हमारे साहित्य से, हमारे चीज़ों से अगर हम उत्पन्न करें, थोड़ा समय लगे, लेकिन केवल प्रपोजल न बनाएं, हम अच्छी फिल्म बनाएं, ये विचार जो है वो प्रवर्तित हो चुका है। डू यू थिंक कि एक शिफ्ट आया है? पहले के सभी की अगर मैं बात करूं, वो मेरी जनरेशन नहीं थी, मैं अपने दादा या पिता के जनरेशन की बात कर सकती हूँ। वो एक ही फॉर्मेट होता था कि माता अपना बच्चा घुमा देती थी, अब हीरो का नाम नहीं लेंगे, बट अब आपको लगता है कि एक सिनेमा ने एक एक्नॉलेजमेंट की है कि अगर हम एक मूवी बना रहे हैं तो उस मूवी से एक वैल्यू एडिशन होनी चाहिए, कि हम कुछ सर्व कर रहे हैं तो उसके पीछे एक पर्पस होना चाहिए। जी, निश्चित। मैं ऐसा नहीं मानता कि सिनेमा कोई उपदेशात्मक हो। उपदेश देने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन जैसा हमारा नाट्य शास्त्र कहता है कि भिन्न भिन्न रुचि वाले, भिन्न भिन्न रुचियों में अपना ध्यान केंद्रित करने वाले लोगों को एक विषय, चाहे वो नाटक हो, चाहे वो फिल्म हो या कोई भी कृति हो, वो कृति बांध के रखती है। चाहे वो ऐतिहासिक विषय हो, चाहे वो सामाजिक विषय हो, कुछ भी विषय हो, राइट। वो सब अपने दुख दर्द भूलकर एक विषय को केंद्रित करते हैं। तो ये हमारा नाट्य शास्त्र कहता है कि नाट्य शास्त्र जो है वो कितना महान है। नाट्य शास्त्र का ही एक्सटेंशन फिल्म है। फिल्म कोई ऐसा आकाश में से नहीं है। नहीं। देखो, हमारी फिल्म इंडस्ट्री में भी गाना है, गाना किसी भी विश्व के फिल्म इंडस्ट्री में नहीं है। हमारे यहाँ है, हीरो हीरोइन गाने गाते हैं, प्रसंग आता है, कोई भी प्रसंगानुरूप तो उससे गाना जुड़े गाने बैकग्राउंड हाँ, में चल रहे होते हैं। हमारे जीवन में गाना बुना हुआ है, जन्म से लेकर मृत्यु तक म्यूजिक जो है वो हमारे साथ बुना। तो नाट्य शास्त्र का ही एक्सटेंशन है न फिल्म। तो फिल्मों में आपने कहा वैसे कि कंटेंट जो है वो सर्वस समावेशक होना चाहिए और उनके आनंद का भी विषय होना चाहिए, और ये लोक रंजन भी है और लोक संवाद भी है। समझिए, तो संवाद मतलब क्या है कि अरे यार तुमने वो फिल्म देखी, हमको आके क्यों बोलते हैं तुम जाके देखो, भाई तुम धुरंधर देखो जाके। क्यों बोलते हैं लोग? क्यों बोलते हैं? क्योंकि उनको उस चीज की प्रचिति हुई है, इसलिए जाके बोलते हैं। इसलिए ऐसा कंटेंट जो है कि जो आज लोगों को झंकृत करे, जागृत भी करे, आनंदित भी करे, उनको आंदोलित भी करे और उनको विचार करने के लिए प्रवृत्त भी करे, ऐसा कंटेंट अगर आज होता है तो वो लोगों को पसंद आता है। फिर चाहे वो किसी भी भाषा में हो, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री हो, रीजनल फिल्म इंडस्ट्री हो, हमारी किसी भी भाषा की इंडस्ट्री हो। आप देखिए ना, मलयालम, साउथ की कोई भी फिल्म देखिए, सारे समृद्ध फिल्म इंडस्ट्री है। मैंने एक मलयालम फिल्म में काम किया था जिसका ओडियन नाम की एक फिल्म थी, उसमें मैंने मोहनलाल जी के ग्रैंडफादर का रोल किया था। उसने भी 100 करोड़ का बिजनेस किया था। मलयालम इंडस्ट्री, अब केरला की लोक संख्या और गुजरात की लोक संख्या थोड़ा सा अंतर है, लेकिन वो भी विदेश में रहते हैं। वो या तो ओटीटी पे देखते हैं हाँ। या कहीं पर भी देखते हैं, लेकिन वो फिल्में देखते हैं अपनी भाषा की। और भाषा, संस्कृति, चाहे वो फिल्म हो, चाहे वो साहित्य हो, चाहे वो कविता हो, सब भी आज तक किसी भी प्रदेश में जाइए, गुजरात में भी देखिए आप, नरसिंह मेहता से लेके यहाँ आज के कवि तक, नए कवि तक, सभी ने कुछ न कुछ समाज को दिया है। चाहे कोई भी साहित्य कृति हो, हमारे यहाँ अच्छे अच्छे साहित्यकार हुए हैं गुजरात में भी। तो हिंदी हमारी राजभाषा है, राष्ट्र की एक भाषा है,
लेकिन हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में काम करने वाले भी लोग भारत के कई कई कोनों से आकर काम कर रहे हैं। बिल्कुल। चाहे वो उड़िया का हो, वो राइटर हो, चाहे लेखक कहीं साउथ का हो, चाहे लेखक गुजरात का हो। हमारे नीरज वोरा थे, प्रियदर्शन के साथ कितनी फिल्में लिखी उन्होंने, वो तो थे गुजराती। हेरा फेरी जो थी वो उन्होंने लिखी थी, आज वो नहीं रहे, हमारे मित्र हैं, लेकिन बहुत ही टैलेंटेड नीरज वोरा थे। लेकिन हर कोने से आकर वो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में आकर बसे हुए हैं, और हिंदी फिल्म इंडस्ट्री उसी से। आज हिंदी फिल्म इंडस्ट्री शुरू करने वाले भी हमारे दादा साहब फाल्के थे, वो तो महाराष्ट्रियन थे। ओके, अब देखो हिंदी फिल्म हो या गुजराती फिल्म हो, फिल्मों का प्रभाव जो है वो समाज पर भी पड़ता है। और आजकल तो मैं ये देख रहा हूँ सर कि रियलिस्टिक बनाने के लिए अब कुछ हिंदी फिल्म वाले भी इतना लिबरल हुए हैं। मैं देख रहा हूँ कि अगर कोई तमिलनाडु का प्रसंग है, अगर कोई गुजरात का प्रसंग है, दो गुजराती आपस में बात कर रहे हैं या तमिलियन आपस में, वो उस डायलॉग को उसी भाषा में रहने देते हैं। पहले था कि वो बदल के करते थे, अब वो शायद रियलिस्टिक दिखने के लिए उसी भाषा में रहने देते हैं। तो यही जो हम बात कर रहे थे, हाँ जी, डायलेक्ट समझो, हाँ। कि उन प्रादेशिक भाषाओं के शब्द का प्रयोग वो वैसे ही रहते हैं। ओटीटी का सर हम बात करें, आप भी टेलीविजन, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूं, आप टेलीविजन पे इतने सालों से देखिए शो, मतलब सास भी कभी बहू थी, उसका बैकड्रॉप देखो गुजराती है। आपको काफी सीरियलों के बैकड्रॉप भी देखो। अभी यहाँ आके गए आपसे पहले हमने मोदी जी को आमंत्रित किया था, हसित मोदी जी को, हाँ, जो तारक मेहता का तारक मेहता का उल्टा। तारक मेहता इतने बड़े लेखक थे, हास्य लेखक थे, उनके ही धारावाहिक मतलब कटार लेखक थे वो, चित्रलेखा में उनके सारे वो लेख आते थे, उस पे आधारित वो सीरियल थी। आज कितने वर्षों से चल रही है, चल रहे हैं। ओके, तो देखते देखते बच्चे बड़े हो गए जी जवान हो गए उसको। सर मेरा ये सवाल था कि ओटीटी जब से आया है, आपने इसका भी जिक्र किया और ये बात मतलब सर्वमान्य है कि ओटीटी आने के बाद से प्रसारण का तरीका बदल गया है, लोगों के कंटेंट कंजम्पशन का जो तरीका है वो भी बदल गया है। तो ओटीटी आने के बाद से गुजराती सिनेमा, गुजराती एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का भविष्य आप कैसे देखते हैं, कहाँ तक देखते हैं? खाली भारत में देखते हैं, गुजरात में देखते हैं कि विश्व में देखते हैं? देखिए, ओटीटी प्लेटफॉर्म आना, कोई भी प्लेटफॉर्म आना, वो बहुत अच्छी बात है। एडवांस है, टेक्नोलॉजी एडवांस है, और कोई भी मनुष्य जहाँ भी है, जिस भाषा में हो, उस भाषा में वो अपना अपना कंटेंट, अपनी अपनी कथा, अपनी अपनी चीज़ें देख सकता है। लेकिन मैं एक बात बताता हूँ कि गुजराती फिल्म्स के लिए उपलब्धता ओटीटी के आज की तारीख में, आज की तिथि में बहुत कम है। बहुत कम फिल्में हैं जो ओटीटी पे हैं। होंगी कुछ फिल्में, ऐसा नहीं, लेकिन उसके लिए एक स्पेसिफिक अगर तुलना करें तो संख्या कम है। संख्या कम है, लेकिन उसका जो ऑडियंस है, उसको देखने वाला ऑडियंस है, वो वैश्विक है। आज अगर मैं लालू फिल्म का एग्जाम्पल दिया, या कोई भी गुजराती फिल्म के सबटाइटल अगर आते हैं, ओके, तो सबटाइटल के साथ कोई भी भाषिक फिल्म वो देख सकता है गुजराती, उसे भाषा आने की जरूरत है। हम साउथ की फिल्में भी। बट सर आपको नहीं लगता कि अभी हम किसी ओटीटी प्लेटफॉर्म का नाम नहीं लेंगे, बट ये बहुत विदेशी हो गया है? जैसे अगर मान लीजिए मुझे कोई पुरानी मूवी देखनी है, कोई भी मूवी देखनी है, तो मुझे सबसे पहले गूगल पे सर्च करना पड़ता है कि ये कौन से प्लेटफॉर्म पे मिलेगी, फिर उस प्लेटफॉर्म की सब्सक्रिप्शन लेनी पड़ेगी। एक प्लेटफॉर्म नहीं होना चाहिए, एक ओटीटी प्लेटफॉर्म होनी चाहिए, और एक कोई नियम कानून होने चाहिए कि जितनी भी इंडियन मूवीज़ है एटलीस्ट इस ओटीटी प्लेटफॉर्म पर तो आपको अवेलेबल मिलेंगी ही मिलेंगी। मैं निश्चित रूप से आशावादी हूँ, जैसे आपने कहा वैसे मैं भी आशावादी हूँ। और वेव्स नाम की हमारी भारतीय ओटीटी प्लेटफॉर्म अभी अभी शुरू हुआ है, जो हमारे देश का ओटीटी प्लेटफॉर्म है, हमारे राष्ट्र मेक इन इंडिया। उस पे भी यदि एक पॉलिसी के तहत अच्छी फिल्में, अच्छे कार्यक्रम अगर तय किए जाए, और उसके लिए यदि जो प्रोफेशनल्स हैं, अच्छे जो जानकार हैं इस विधा के, उनको यदि वहाँ पे एक समिति या कमेटी बनाई जाए एक फिल्टर करने के लिए, तो मुझे ऐसा लगता है कि वेव्स की जो रीच है
वो किसी भी OTT प्लेटफॉर्म से सबसे ज़्यादा है, क्योंकि दूरदर्शन हो या वो हो तो वो समृद्ध हो सकता है और सारे मतलब गुजराती हो या किसी भी भाषा की फिल्मों को या किसी भी भाषा के अच्छे कंटेंट को वेव्स जो है वो दिखा सकता है, चाहे वो ऐतिहासिक हो, चाहे वो पौराणिक हो, चाहे वो वास्तविक हो, आज का विषय हो या कोई भी विषय हो, वो दिखा सकता है। वो एक प्लेटफॉर्म जो है वो हमारे हक का है और वो समृद्ध हो सकता है कि जहाँ जाएं तो उसका स्वीकार हो सकता है। ये जो एक लाइन है, आप पानी ले सकते हैं सर, ये जो एक लाइन है आपने कहा कि ये जो हमारा प्लेटफॉर्म है वो हमारे हक का है, लेकिन इसी हक का कुछ लोग गलत फायदा उठाते हैं, क्योंकि अभी पूरी तरह से सेंसरशिप नहीं आई है। तो आप देखेंगे कि कई ऐसे कंटेंट हैं जो हम आप कुछ लोग देख के पारिवारिक रूप से उसको सामूहिक रूप से, जैसे पहले चलती थी फिल्में, घर में टीवी की संख्या कम होती थी, मुश्किल से एक हुआ करता था, पूरी फैमिली बैठी हुई है और यहाँ टीवी चल रहा है, तो उस समय के कंटेंट भी ऐसे थे कि पूरी फैमिली के साथ हम देख सकते थे। आज क्योंकि ठीक है फ़ोन आ गया है, पर्सनलाइज हो गया है, सबके अपने अपने लैपटॉप है, लेकिन वैसी अब फिल्में नहीं बनती हैं। और वो हक वाली जो आपने लाइन कही कि हमारे हक का प्लेटफॉर्म है, उस हक का कुछ लोग जो गलत फ़ायदा उठा रहे हैं, कुछ कंटेंट जिन्हें हम ऐसे कहें कि नैतिकता के आधार पर मुआफ़ नहीं कर सकते, वैसे कंटेंट और लोगों को आप क्या कहेंगे? देखिए, एक बात कहता हूं कि मैंने वेव्स OTT प्लेटफॉर्म का नाम लिया, वहाँ तो वो उसी तरीके का ही कंटेंट आएगा कि जिसको बहुत ही या तो सेल्फ सेंसरशिप करके या वो देखेंगे कि ये देखने लायक है परिवार को कि नहीं है, कि अच्छा है क्या है, वो देख कर ही वो चुना जाएगा। लेकिन हमारे यहाँ जो जितने भी कंटेंट आज की कितनी वो छोटे छोटे OTT प्लेटफॉर्म्स को बंद करना पड़ा बेभत्सता के कारण, विकृति के कारण। अब ऐसा है कि हम थाली खाते हैं तो थाली में, मैं ऐसा उदाहरण देता हूँ, थाली में हम सारे पदार्थ लेते हैं, उसमें तीखा भी है, उसमें थोड़ा सा तुरा भी है, थोड़ा सा, सब कुछ अलग अलग प्रकृति का है। हम एक ही प्रकृति का नमक युक्त पदार्थ एक ही प्रकृति का खाएंगे तो क्या हम एक ग्रास से ज़्यादा ग्रास डाल सकेंगे हमारे हलक में? नहीं खा पाएंगे। तो वैसा ही है। तो यहाँ क्या है कि वेस्ट मेकिंग की जो पुनरावृत्ति हुई और जो छापखाना हुआ कि गेम ऑफ थ्रोन्स, मैं एक उदाहरण देता हूँ, बहुत खुला बोलता हूँ, कि गेम ऑफ थ्रोन्स के कितने क्लोन्स बने हमारे यहाँ। आदर्श क्या था? गेम ऑफ थ्रोन्स। फिर वहाँ क्या चाहिए? खूनामर्की भी चाहिए, गाली गलौज भी चाहिए, उसमें सब कुछ चाहिए, उसमें सेक्स चाहिए, कुछ भी, मतलब लोगों को आकर्षित करो, कुछ भी करके उनको इसमें होक करो, यही था। बट क्या हमारा जो भारतीय मौलिकता है, मैं ऐसा नहीं करता कि समाज में सब जगह जहां गांव होता है वहां एक वो भी होता है, कूड़ा भी होता है कोने में, लेकिन वो कूड़ा गांव नहीं हो सकता ना। हर मतलब पूरे के पूरे गांव में, इसलिए तो स्वच्छता अभियान हमारे प्रधानमंत्री को भी जाहिर करना पड़ता है कि स्वच्छता रखिए। ये स्वच्छता रखना हमारा कर्तव्य है। तो स्वच्छता वो भी है, स्वच्छता वैचारिक भी है, और स्वच्छता यदि नहीं रखेंगे तो आप मान रहे हो वो कूड़ा है? मैं निश्चित रूप से मानता हूं, क्योंकि मैं जिस प्रकार से नाट्य शास्त्र को समझता हूं कि सारे रस होने चाहिए। विभत्स भी एक रस है, लेकिन सर्वांगीण रूप से केवल एक विभत्स रस ऐसा नहीं हो सकता। सारे रस जो हैं, मतलब जैसा है कि ऐसा कहा गया है कि भाई हमारे नेत्र है वो शिव पार्वती है, तो उसका तीसरा नेत्र भी है। हम दृष्टि से क्या देखते हैं, हम हमारे नेत्रों से क्या देखते हैं, उसको संतुलन भी चाहिए। नेत्र हमारा जो है वो दृष्टि देख के कर्म करता है, देख कर कर्म करता है, और देखकर लेकिन संतुलित एक 18 साल से कम की उम्र के बच्चे को हम ये बात नहीं कह सकते। शायद एक जो एक मैच्योर माइंड होगा वो समझ सकता है कि ये एक सिनेमा है और मुझे इसे सिनेमा के तौर पर कंज्यूम करना है। लेकिन 18 साल से कम उम्र का बच्चा उस न्यूडिटी को, उस सब जो मुझे लगता है कि जिस पर हम सहज भी नहीं होते बातचीत करने के लिए, वो उसे देख रहा है, उसे कंज्यूम कर रहा है। मैं मानता हूं कि उसके लिए खुद की स्वयं की सेंसरशिप भी होनी चाहिए किसी भी क्रिएटिव व्यक्ति को।
उसको जस्ट बिकॉज कि ये हमें बेचना है और वो ओटीटी प्लेटफॉर्म की या किसी भी प्लेटफॉर्म की ये जरूरत है, इसलिए कुछ भी करके उनको दे दो। एक तो ये है, और अभिव्यक्ति स्वातंत्र के नाम पर मैं कुछ भी करूं तो चलेगा, ऐसा नहीं है। अभिव्यक्ति ये हम क्या करेंगे और समाज पे उसका परिणाम क्या होगा और दुष्परिणाम क्या होगा, वो 16 साल का बच्चा भी किसी का पासवर्ड चुरा के भी देख सकता है, कुछ भी कर सकता है। तो हम इसे कैसे नियंत्रित करें, ये खुद को भी सेंसरशिप रखनी चाहिए और राष्ट्र को भी सोचना चाहिए इसके ऊपर, क्या इसके ऊपर सेंसरशिप लगानी चाहिए या सेंसरशिप के आधार पे ही ये सारे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स जो हैं उनको भी लाना चाहिए कि भैया ये कंटेंट होगा, इस प्रकार से होगा तो ये नहीं, ये चलेगा। हमारे यहाँ भी सर्टिफिकेशन है ना, कि भैया ऐसा अगर वैसा वो ए ग्रेड या जो भी एज गैप के अनुसार हाँ, भी होता है कि 18 वो तो साल आपको 13 एंट्री साल। नहीं मिलती सिनेमा में कि आप अंडर एज हैं तो आप अंदर बराबर जा है, ही क्योंकि नहीं वो जनता जनार्दन में प्रदर्शित किया जाता है, ये भी ओटीटी प्लेटफॉर्म के जरिए प्रदर्शित किया जा रहा है। तो उसे कुछ तो नियंत्रण चाहिए, कुछ तो उसको एक वो चाहिए, ऐसा मैं मानता हूं। वो चाहे खुद का हो, स्वयं का हो, क्रिएटिव इंसान का हो। और मैं हमेशा एक चीज मानता हूं कि क्रिएटिव हम लोगों को अगर ईश्वर ने बनाया है, को कुछ सामान्य से थोड़ी बहुत ऊपर वाली बुद्धि देके बनाया है कि क्रिएटिव आदमी ये थोड़ा सामान्य को अच्छा रखने के लिए, सामान्य में कुछ चीजें पहुंचाने के लिए, कुछ चीजों का संक्रमण अच्छा करने के लिए, कि जिससे समाज अच्छा हो, राज्य अच्छा हो, प्रजा अच्छी हो, राष्ट्र अच्छा हो। ये भी तो मूल तत्व होना चाहिए क्रिएटिव इंसान का, कि नहीं होना चाहिए। मैं ये नहीं बोलता कि उपदेशात्मक सारी पिक्चरें बनाओ, नो, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जो हम 16 साल के 18 साल के बच्चे देखते हैं तो बड़ा भयंकर लगता है। आज ओटीटी प्लेटफॉर्म हो या सोशल माध्यम हो, मैं एक बात बताऊं, जिस बात की आपने बात की नैतिकता, वो नैतिकता का जो स्तर है ना, वो मूल्याधिष्ठित शिक्षा, वो भी हमारे शिक्षा व्यवस्था में से गायब हो गई है। और आज मुझे एक बात बताइए, हम अगर आप यहां बैठे हैं, उसमें से भी कुछ लोग देखिए 5 मिनट भी नहीं रह सकते, वो रील देखते जाते हैं। वो रील जिस प्रकार के बनते हैं, क्यों बनते हैं? अगर मेरा सपोज मुझे कहीं मैं नौकरी, कोई एक व्यक्ति नौकरी करता है, उसको अगर 10-15 हजार रुपया पगार है, तो उसकी घरवाली या उसके घर में जो भी बच्चियां हैं, वो भी कैसे कैसे रील बनाते हैं। क्यों? क्योंकि नैतिकता को हमने साइड में रखकर, हमें अगर ये रील के ज्यादा लाइक्स आएंगी तो पैसे मिलेंगे। हम कह रहे हैं Please कि understand नैतिकता जो है उसके परे अगर हम कुछ न्यूडिटी सर्व करेंगे तो वो सेल होगी। लेकिन हाल फिलहाल में एक रीसेंट एग्जांपल है नरसिम्हा मूवी, आई डोंट नो आपने देखी है कि नहीं। मैंने देखी है, बहुत अच्छी मूवी और रिकॉर्ड तोड़ कमाई। जबरदस्त बिजनेस किया उसने, जबरदस्त। क्यों किया? वो हमारी पौराणिक कथा है ना, हमारी ही पौराणिक कथा है। आज के युग में आज के तरीके से उसे आज के तकनीक से बनाया और आज के युवा तक वो पहुंचाया, और उन्होंने उससे बहुत अच्छे तरीके से सर पे लिया, हृदय में बसाया। क्यों? क्योंकि कंटेंट अच्छा था, अच्छे तरीके से बनाया था। तो क्यों नहीं लेंगे यंगस्टर्स, क्यों नहीं लेंगे? अगर अच्छी चीज बनाएंगे तो हमको उसी तरह वही वही गंदगी, वही गाली गलौज, मतलब बिना कारण कोई भी गाली देता है, ऐसा नहीं होता ना। सर, आप समसामयिक मुद्दों पर भी अपनी बात रखते हैं, टिप्पणियां करते हैं, आप बहुत अच्छे वक्ता हैं। इसके साथ साथ आपने संस्कृति, राष्ट्र और ये सारी बातें की। मैं आपसे थोड़ा सा अलग ले जाके एक और टिप्पणी चाहूँगा, क्योंकि इसमें राष्ट्र निर्माण की भूमिका में एक नरेशन सेट करने में कलाकारों को भी बड़ा योगदान रहता है। अपने पड़ोस में बांग्लादेश है, तो वहाँ पर आजकल स्थिति बहुत गंभीर चल रही है। अल्पसंख्यक हिंदू हैं वहाँ, उन पर काफ़ी अत्याचार किया जा रहा है। तो एक कलाकार की दृष्टि से और पड़ोसी के नाते आप इस पर क्या सोचते हैं, क्या विचार हैं? निश्चित रूप से एक हिंदू को, एक बच्चे को उसने
उसकी मान्यता के अनुसार कुछ बोला और उसको जमाव ने जिंदा फांसी दिया, मारकर जला दिया। इस पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहा है, कोई टिप्पणी आज आकर नहीं कर रहा है। बिल्कुल सर, इसीलिए मैंने आपको चुना कि आप तो इस पर कुछ बोलेंगे। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि आज देखिए, हमको इसका संज्ञान लेना ही चाहिए और हमें व्यक्त होना ही चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए? नहीं, मुझे बट सर क्वेश्चंस बहुत रेकरिंग है कि दूसरे मुल्क में, गाजा में, पैलेस्टाइन, ये मुद्दे पर बहुत, मैं ट्वीट्स गिनवा सकती हूँ आपको। उस पर हम देख रहे हैं कि हर कोई ट्वीट कर रहा है, आप कूल लग रहे हैं, कूल लग रहे हैं, क्या लग रहे हैं पता नहीं क्या लग रहे हैं, लेकिन अगर आपके देश में कुछ हो रहा है, आपके धर्म विशेष से जुड़े शख्स को कुछ हो रहा है, आप उस पर कोई ट्वीट नहीं करते, देयर इज अ साइलेंस। बहुत सारे ऐसे ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कुछ नहीं लिखा बहुत बॉलीवुड एक्टर्स ने। देखिए, ऐसा है कि हमारे यहाँ एक ये फैशन है, बहुत सालों से चलती आ रही है, तो ये भी एक युग जो है, ये भी जो चुलबुले लोग हैं, जो जैसे कुछ होता है तो बिल में से बाहर आकर चिल्लाने लगते हैं, ओके, और जो चीज़ होती है उसको वो नज़रअंदाज कर देते हैं, उसके बारे में नहीं बोलते। क्यों? अब वो मुझे नहीं मालूम, हो उनको मालूम, लेकिन हम मुखर होके बोलेंगे तो मुझे ऐसा लगता है, क्यों ये इसका कारण नहीं मालूम, जो भी कारण होगा। देखिए, चीन के साथ जब युद्ध हुआ तो ये लोग उन्हीं कम्युनिस्टों को उनकी सहायता के लिए बात कर रहे थे जो यहाँ रह रहे थे, ओके। आज कम्युनिज्म सारे विश्व में खत्म हो चुका है, फिर भी वो झंडा लेकर चल रहे हैं। सर, ऐसी स्थिति में सहानुभूति, संस्कृति, संवाद, क्योंकि हम संवाद करने बैठे हैं, इसकी क्या भूमिका समझते हैं आप? देखिए, मैं निश्चित रूप से ये कहूँगा कि हमारी भाषा, हमारी माँ, हमारी मिट्टी और हमारी मातृभाषा, हमारा साहित्य, हमारी संस्कृति का जतन जब तक, क्योंकि क्या है, इस देश को मैकॉले ने जो शिक्षा पद्धति दी, वो शिक्षा पद्धति ने, देखिए, हमारे घर में हम जो पहरवेश पहनते थे, हम जो पहनावा पहनते थे, आज मतलब हम लेखनिक हो गए, हम पहनावा भूल गए, लेकिन हमारा कल्चर का जो धागा है वो हमने टिका के रखा। लेकिन उस पे जो धूल बैठी थी वो राख थी, वो राख थी मैकॉले की शिक्षा पद्धति। वो उसने जो पत्र लिखे हैं अपने पिता को, उसमें लिखा है कि मैं जो शिक्षा पद्धति दूंगा वो शिक्षा पद्धति से आने वाले 100 साल तक आप देखना कि हर हिंदू के घर में भगवत गीता अवश्य होगी, लेकिन उस भगवत गीता को कोई नहीं पढ़ेगा, क्योंकि मैकॉले जानता था, हर आक्रांता ये जानता था, हर आक्रमणकारी ये जानता था कि इनके मूल्यों को, इनकी संस्कृति को ये अगर हम नष्ट करेंगे, इनकी मातृभाषा के प्रति इनके प्रेम को अगर हम नष्ट करेंगे, तो ये हमारी भाषा को और हमारे सतह लेवल पर हमारे संस्कृति का वो एक्सेप्ट करेंगे। और ये मैकॉले उसमें जीत गया। और आज भी देखिए, आज भी कई लोगों को हम पूछते हैं कि भैया भगवत गीता का सार क्या है, हमारे ही लोगों को मालूम नहीं है। तो ये उस शिक्षा पद्धति का बहुत बड़ा प्रभाव रहा कि 200 साल तक उन्होंने हम पर राज किया। और दूसरी बात, हम सबको एकत्रित होना चाहिए, हर भारतीय को, हर हिंदुस्तानी को, और जो भारत में रहता है वो हिंदू है, वो हिंदू एक जीवन पद्धति है, तो उसको जागरूक होना बहुत आवश्यक है। और वो अगर जागरूक नहीं होगा इसके लिए, तब तक ऐसी बातें होती रहेंगी। और जब तक हम संगठित नहीं रहेंगे, क्योंकि हम संगठित नहीं थे इसलिए सब लोगों ने हम पर आक्रमण किया आज तक। जब हम संगठित हुए, चाहे वो सशस्त्र क्रांति हो, चाहे वो भगत सिंह सुखदेव हो, चाहे महात्मा गांधी हो, हर व्यक्ति ने अपने अपने तरीके से बलिदान दिया, एकत्रित हुए, चाहे वो 1857 हो। उसके बाद में आज तक हमको वो भावना को लेकर चलना पड़ेगा। तब ये जो छोटे छोटे लोग उभर कर आते हैं ना, जो जब ऐसी घटनाएं होती है बोलते नहीं है,
जब आप बोलना सीखेंगे, हम संगठित होना सीखेंगे, हम हमारी भाषा, संस्कृति, कल्चर और हम हमारी माँ मिट्टी और मातृभाषा को जब तक हम संजोग के रखेंगे, हमारे साथ, उसके साथ लिपट कर रहेंगे, मुझे नहीं लगता कि कोई हम पर हावी होने चाहेगा। बट सर, आपको लगता है कि हमारे जो पेरेंट्स हैं, हमारे जो गुरु हैं, हमारे टीचर्स हैं, पहले तो गुरुकुल एजुकेशन सिस्टम था, अगर हम अपनी संस्कृति की बात करें, अगर मैं ज्यूज़ की बात करूं, अगर मैं सिखों की बात करूं, उन्हें अपने इतिहास के बारे में पता है कि उनके पूर्वजों ने क्या सहा है, उनके साथ क्या हुआ है। क्या एक हिंदू सनातनी माता पिता अपने बच्चों को बताते हैं कि हमारा इतिहास क्या है, हमारा पास्ट क्या है? ऐसा है, मैं हर माता पिता को ये बताना ही चाहिए, क्योंकि वो माता पिता को ही नहीं पता जी, ये भी तो फैक्ट है। और इसीलिए मैं अभी एक उपक्रम कर रहा हूं, हमारे एक मित्र हैं विवेक भट्ट जी, उनके साथ मिलकर शारदा पीठ के जो शंकराचार्य जी हैं, तो हमने कहा कि हिंदू धर्म के जो 16 संस्कार है, वो 16 संस्कार का वैज्ञानिक महत्व, उसका आध्यात्मिक महत्व और उस संस्करण का महत्व क्या है, यह माता पिता, जैसे गर्भाधान संस्कार से लेकर, कि हम जानते हैं, हम महाभारत की एक कथा सुनते हैं कि महाभारत में अभिमन्यु जब गर्भ में था तो उस चक्रव्यूह की बात चल रही थी, तो अभिमन्यु को चक्रव्यूह में भेदने का संस्कार गर्भाधान में मिला था, गर्भ का संस्कार था वो, लेकिन उसको भेद कर आने का उसने सुना नहीं। ये तो हमारी कथा ही कहती है। तो गर्भ के संस्कार, गर्भ के आचार विचार, गर्भ में आजकल काफी सारे क्लब्स भी बने हैं कि गर्भ के संस्कार के लिए वो लोग, मतलब जो गर्भवती माता है वो जाती हैं वहां पे, संघ में जितनी भी माताएं हैं जी, जी। और वो गर्भ के संस्कार में, चाहे हमारा अध्यात्म है, हमारा दर्शन है, उसके बारे में वो सुनते हैं। तो गर्भ पर वो भी संस्कार होता है। तो गर्भाधान संस्कार कितना महत्व का है। श्योर आज की जनरेशन जेड को या मिलेनियल्स को तो 16 संस्कार के बारे में पता ही मैं नहीं। इसीलिए बोल रहा हूं कि एक बात मैं आज आपके मंच से बता रहा हूं कि धीरे धीरे देखिए, हमको वैदिक संस्कृति की तरफ जाना ही पड़ेगा। और अब मुझे लगता है कि हम लोग अब जाना शुरू कर चुके हैं। पहले से इसको लेकर अवेयरनेस काफ़ी बड़ी है, लोग इसकी चर्चा कर रहे हैं और लोग आते भी हैं, क्योंकि वक्त कम होता है। सर, तो आपने कागज- ऑर्गेनिक का नाम सुना है? अभी ऑर्गेनिक बिल्कुल, ऑर्गेनिक बिल्कुल। बहुत चल रहा है। ऑर्गेनिक के नाम पे सब बेचा जा रहा है। हाँ, आज मुझे समझे कि गाय के गोधन से, पंचामृत से तरबतर की हुई भूमि कितनी सक्षम होती है। जो इतने वर्षों से हमने जो यूरिया डाल के, जो यूरिया कहीं खपता नहीं था, वो पिछले राज्यकर्ताओं ने हम पर लादा और क्या भूमि की हमने नश्वरता कर दी। उसके बाद आज हमको पता चल रहा है कि गोधन का महत्व क्या है, गोबर का महत्व क्या है, और उससे अगर वो प्राकृतिक उससे अगर खेती करते हैं तो वो संपन्न खेती होती है। आज हर चौथे पांचवें व्यक्ति को सुनेंगे तो देखता है कि उसको कैंसर है, इसको ये प्रॉब्लम है। ये हमारी बिल्कुल, हमें अपनी संस्कृति और प्रकृति तो की ओर मुड़ना हमको होगा। संस्कृति प्रकृति को संजोग के रखना पड़ेगा। अगर नहीं रखेंगे तो विकृति पैदा होगी, चाहे वो सांस्कृतिक हो, चाहे वो शैक्षणिक हो, चाहे किसी भी प्रकार की हो, उसका संरक्षण करना हमारा कर्तव्य है। तो वो 16 संस्कार का काम मैं कर रहा हूं, उसको पिक्टोरियल कर रहा हूं, और आज का बच्चा उसको समझे, उसको जागृत करे, और वो माता पिता अपने बच्चों को और अगली पीढ़ी को भी दे। जो हमारा ये सनातन सत्य है, मतलब जन्म से लेकर गर्भाधान से लेकर अंतिम संस्कार तक का महत्व। सर, क्योंकि मैं कह रहा था कि वक्त इजाजत कभी नहीं देता है, गागर में सागर समेटना होता है हम लोगों को। आखिर में युवाओं को, जो आपके प्रशंसक हैं, जो आपको देखते हैं, एडमायर करते हैं, उनके नाम आपका संदेश। मैं इतना ही कहूंगा सारे गुजरात के, सारे भारत के युवाओं को कि आप ईमानदारी से और बहुत ही जिद के साथ और प्रामाणिक प्रयत्न करेंगे, प्रामाणिक प्रयत्न, ऑनेस्टी के साथ, और अपना जो लक्ष्य है वो लक्ष्य पर अगर अपना लक्ष्य केंद्रित करके रखेंगे और उसका फोकस
नहीं अगर शिफ्ट करेंगे तो आपके प्रामाणिक प्रयत्नों को ईश्वर भी बाधा नहीं डाल सकता। आपके प्रयत्नों को निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। और मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं है। मेहनत करने से डरिए मत और शॉर्टकट मत ढूंढिए। लाइक्स और डिसलाइक्स के ऊपर मत जाइए। और जो सॉफ्ट पावर है, जो हमारा ये क्या बोलते हैं सोशल मीडिया है, वो सोशल मीडिया प्रभावक किस प्रकार से हो और त्रासदायक और उपद्रवी समाज को न हो, इसका भी ख्याल रखें। सर वैसे आपके कई कैरेक्टर हैं जो हम लोगों को याद हैं, जो आपके प्रशंसक हैं उनको याद हैं, लेकिन आपको आपके फिल्मों का कौन सा कैरेक्टर सबसे ज्यादा पसंद आता है, हिंदी फिल्मों का? मैंने आज तक 170 से ज़्यादा फिल्मों में काम किया, 5 भाषा में काम किया, सारे किरदार मुझे प्रिय हैं। लेकिन एक जो छप गया हो दिमाग में? देखो, गुरु नाम की एक फिल्म थी, हाँ, जिसमें मैंने मोटा भाई का काम किया था अभिषेक बच्चन के साथ। बहुत ही प्यारा रोल था। फिर भूल भुलैया थी, भूल भुलैया में भी एक अलग प्रकार नहीं, का एक होता है किरदार रोल था। कि शीशे के सामने जाके खड़े हो तो लगे कि अरे मैं ही तो हूँ। नहीं, ऐसा मतलब मैंने काफी रोल किए हैं। एक रोल ऐसा नहीं है कि मुझे अच्छा, गोलमाल है, हंगामा है, हलचल है। मुझे आपका चाणक्य का रोल बहुत अच्छा लगा। और चाणक्य तो मेरा प्रिय पात्र है। और आज भी मैं पिछले 37 वर्षों से, उसके बीच में 20 नाटक किए मैंने, और लेकिन आज भी ये नाटक 37 वर्षों से निरंतर चल रहा है और आज भी उतना ही सांप्रत है। चाहे वो कल का भारत हो जी, या आज का अभी का भारत हो, आज भी वो पात्र जो चाणक्य है वो आज भी सांप्रत है, आज भी वो आंदोलक है। आज की तारीख में भी वो हरेक के दिल में, मस्तिष्क में विचार करने को हरेक को प्रवृत्त करता है कि मैं सेल्फलेसली मेरे समाज के लिए, मेरे राज्य के लिए, मेरे राष्ट्र के लिए क्या करूं, ये सोच जागृत करने का काम वो नाटक कर रहा है। और मैं आज भी वो कर रहा हूं। बहुत शुक्रिया सर, बहुत 37 वर्षों में आज तक 1747 प्रयोग कर चुका हूं। और मेरी आने वाली कृति है फरवरी के अंत में, सरदार वल्लभ भाई पटेल द गेम चेंजर। और वो कृति में मैं सरदार पटेल जी का पात्र निभा रहा हूं। वाह। और बेसिकली यूनिफिकेशन ऑफ भारत, जो कहानियां लोगों को पता नहीं है कि हमारा मतलब 565 रियासतें, जी, उन्होंने खून की एक बूंद भी बहाए बगैर किस प्रकार से इस राष्ट्र को एकत्रित किया और उस यज्ञ में किन किन लोगों ने बाधाएं डाली, क्या क्या हुआ था, वो सारी कथाएं हमारे सारे नागरिकों को पता नहीं है। क्योंकि हमारे इतिहास पर जिस प्रकार की धूल जमा के रखी थी, उस धूल को साफ करके वो साफ सुथरा और सच्चा इतिहास और सच्चा युग दृष्टा और युग प्रवर्तक जिसे कहते हैं, कि आज नहीं तो मुझे गुजरात में आने के लिए वीजा निकालना पड़ता अगर सरदार पटेल नहीं होते तो। बिल्कुल। अगर मुझे जूनागढ़ जाना होता तो मुझे आज वीजा लेना पड़ता। वो स्थिति होती जो उन्होंने कभी नहीं की। और दिन रात एक करके आज नर्मदा, जो हमारा जो नर्मदा प्रकल्प है, उसकी कल्पना उनकी थी, जो आज हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने उसको साकार भी की। और आज मैं मतलब एक कलाकार हूं। मैं कल भी कहीं किसी को कह रहा था, कलाकार यानी कल को आकार देने वाला। कल यानी कल और कल यानी कल। वो कल को भी आकार देता है और आने वाले कल को भी आकार देता है। और इसीलिए मैं ऐसे पात्र कर रहा हूं। और मेरा ऊपर वाला बहुत ही भगवान बहुत ही कृपाशील है, इसलिए ऐसे पात्र कर रहा हूं। और लोगों का प्यार है, दर्शकों का प्यार है, इसलिए दर्शकों का प्यार आपको जरूर मिले, इसके लिए आपके इस प्रोजेक्ट के लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। और आप रिपब्लिक भारत के इस कार्यक्रम में जुड़े, इसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद।